हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेंद्र में। तो आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। लेकिन यार प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये जो है व्यक्ति के लिए ऑप्शनल है। सबसे पहले 44 AD प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस। अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब जानते हैं कि एलिजिबल SEC कौन है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिया का निवासी हो, मतलब वो ऑप्ट कर सकता है। रेसिडेंट HUF कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इसको ऑप्ट नहीं कर सकता है। ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट HUF ही इसको ऑप्ट कर सकता है, या रेसिडेंट फर्म। लेकिन फर्म में एक्सक्लूडिंग LLP, मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म होती हैं वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकती। हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन 10AA। 10AA का डिडक्शन मतलब जो ACZ वाला, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो मिलता है वो वाला डिडक्शन, और आपको 80IA से 80RRB वाले जो डिडक्शन है, इनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल को, रेसिडेंट HUF को और रेसिडेंट फर्म को। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एनी बिजनेस, मतलब ये बिजनेस जो सेक्शन है वो सब बिजनेस पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन इनको छोड़कर। पहला कौन सा? 44 AE बिजनेस। अब 44 AE बिजनेस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड रहता है। तो इसके लिए अलग सेक्शन है 44 AE, मतलब ट्रांसपोर्टर वाले इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो में प्ले लिस्ट में इनकम टैक्स में वाली लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारा एजेंसी का बिजनेस, और तीसरा है हमारी जो हमारे कमीशन मिलता है या हमारा ब्रोकरेज का बिजनेस होता है। इसके लिए ये तीन लोग 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। देखो, टर्नओवर या ग्रेस रिसिप्ट। टर्नओवर का मतलब होता है जो साल भर में हम गुड्स की सेल करते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा टर्नओवर होता है। वो कब तक? अप टू 2 करोड़। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 करोड़ से ज़्यादा वाले 44 AD के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, सिर्फ वही 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं, या तो 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम। तो तुम्हारा तीसरा प्रिजम्पटिव PGBP इनकम। देखो, हम क्या निकलती है हमारी, इसमें हमारी इनकम निकलती है, फिर उस इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना होता है। तो हमारी प्रिजम्पटिव इनकम क्या है? टर्नओवर, जितना भी हमारा टर्नओवर रहेगा उसकी, या फिर ग्रोस रिसिप्ट, उसके ऊपर इंटू 8%। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानो कि हमारा 20 लाख रुपए का टर्नओवर है साल भर में, तो हम 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं इंटू 8%। तो जब हम 8% करेंगे 20 लाख का, तो हमारा कितना आएगा? 1,60,000। कितना आएगा? 1,60,000। तो ये क्या हो गई? हमारी बिजनेस इनकम हो गई। हाँ, आप 8% से ज़्यादा इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन आप 8% से कम इनकम नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप 8% से कम इनकम दिखाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट से। अब देखो, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रियलाइज बाय द, अगर अकाउंट पे ही चेक या फिर DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट जैसे, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, प्रिस्क्राइब अप टू ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग द PGBP। यदि आप अपना जो पेमेंट है, जो आप रिसिप्ट प्राप्त करते हो या पेमेंट करते हो, यदि वो आप किससे प्राप्त करते हो? अकाउंट पे ही चेक से करते हो, DD से करते हो, या आप ऑनलाइन मोड जो भी है जैसे हमारा फोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग, तो जो हमारा टर्नओवर का हमको 8% दिखाना है ना, वो 8% से ना होकर कितना दिखा सकते हो आप? टोटल टर्नओवर का 6%। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था? 20 लाख का हमने 8% निकाला था, लेकिन अगर हम अकाउंट पे ही चेक और ऑनलाइन के थ्रू करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम 20 लाख का 6% निकालेंगे, मतलब 1,20,000 रुपये तक हम दिखा सकते हैं, इससे कम नहीं दिखा सकते हैं। अगर इससे कम दिखाएंगे तो हमें फिर
टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब एलिजिबल एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एसएससी को एडवांस टैक्स करना पड़ेगा। देयर विल बी ओनली वन इंस्टॉलमेंट। देखो, अगर किसी व्यक्ति का टैक्स 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपने एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, और वो कितना, वो 4 इंस्टॉलमेंट में करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो आपको चार इंस्टॉलमेंट में ना देकर सिर्फ ओनली एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। कब तक? 15 मार्च इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको लास्ट मार्च के महीने में 15 मार्च से पहले आपको अपने एडवांस टैक्स का पे करना पड़ेगा ओनली वन इंस्टॉलमेंट में। आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन 44AD अप्लाई देन डिडक्शन एक्सपेंडिचर 30 to 38 सेल नॉट बी अलाउ। इसका मतलब अगर आपने 44AD ऑप्ट करी, जो हमको पीजीबीबी के डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 30 से लेके 38 तक के, वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मान लिया जाएगा कि अज्यूम कर लिया जाएगा कि डीम टू बी ऑलरेडी अलाउ, मतलब ये आपको ऑलरेडी अलाउ हो चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पार्टनर का रेमुनेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ETC एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन B शेल नॉट बी डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर 44AD। जैसे मान लो फर्म है, अब फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर को रेमुनेशन देती है, सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, तो ये डिडक्शन क्या होता है, फर्म को मिलते हैं। लेकिन यदि वह सेक्शन 44AD को ऑप्ट करती है तो उसे ये वाले डिडक्शन इसे मान ली जाएंगे जैसे ऑलरेडी अलाउ हो चुके हैं। एसएससी डिक्लेयर करता है इनकम एज पर सेक्शन 44AD हुज टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़। मतलब ऐसे एसएससी 44AD में अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। देन एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट ऑडिटेड। यदि वो 44AD ऑप्ट करते हैं तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और उन्हें ऑडिट भी नहीं करवाना है। एसएससी डिक्लेयर इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर। कायम करता है, उसने मान लो कोई एसएससी है जिसने अपनी इनकम प्रीवियस ईयर में 44AD में डिक्लेयर करी, और उसके बाद ही डज नॉट डिक्लेयर इनकम एज 44AD। उसके बाद क्या करता है, वो नेक्स्ट ईयर में 44AD में अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करता है, तो उसके बाद वो 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस तक 44AD के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकता है। जैसे क्या, जैसे आपने मान लो 20-21 के लिए आपने 44AD को ऑप्ट करा, आपने 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए 44AD को ऑप्ट करा, और उसके नेक्स्ट ईयर जैसे आपने 21 और 22 को 44AD ऑप्ट नहीं करा, तो अगर आपने 44AD नेक्स्ट ईयर में ऑप्ट नहीं करा तो उसके लगातार 5 ईयर्स तक आप 44AD का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो किस पर एप्लीकेबल होगी, देखो पॉइंट H जो हमारा ऊपर पॉइंट है वो कौन सा है, H नंबर का। एप्लीकेबल जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम एसएससी इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, देन एसएससी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट गेट ऑडिटेड। देखो अगर मान लो नेट जिसकी एप्लीकेबल किस पे हुआ पॉइंट, जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा हो, मतलब बेसिक एग्जम्पशन कैसी, मतलब जैसे मान लो इंडिविजुअल है तो उसके लिए 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन, देन एसएससी रिक्वायर्ड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट ऑडिटेड। तो ऐसे लोगों पर लागू होगी ये जो जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो, और या वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो और वो ऑडिट करवाते हो, तो उसके ऊपर ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन मैंने बताई है एप्लीकेबल होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें एक बात और है, वैसे हमारी जो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है ऑडिट करवाने की वो कितनी होती है, 1 करोड़ रुपए होती है, 1 करोड़ रुपए होती है। लेकिन ये लिमिट बढ़ गई है। कैसे, यदि आप अपनी टोटल रिसीप्ट का और टोटल पेमेंट का अप टू 5% से ज़्यादा अगर आप केस में रिसीव नहीं करते हैं तो ये आपकी लिमिट कितनी हो गई है, आपकी 5 करोड़ रुपए हो गई है क्या, टैक्स ऑडिट। लेकिन अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो ये जो प्रोविजन है टैक्स ऑडिट का
और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आपकी लिमिट कितनी हो जाती है? 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि यार टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है वो तो 1 करोड़ रुपए होती है, 1 करोड़ से ऊपर तो हमको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 44 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको ये वाला रिस्ट्रिक्शन 1 करोड़ रुपए वाला लागू नहीं होता है। और ये अगर आप अपनी साल भर में जितनी भी आप टोटल रिसीव्ड या पेमेंट करते हैं, यदि आप वो सिर्फ ऑनलाइन करते, सिर्फ आपने 5% से ज़्यादा अगर आपने कैश में रिसीव नहीं करा तो आपकी लिमिट ये 1 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 करोड़ रुपए हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।